नमस्कार। गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। आज से हम इकोनॉमी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंतर्गत हम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमी की ये पूरी सीरीज पीपीटी के माध्यम से खत्म की जाएगी और ये पीपीटीज बाइलिंगुअल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहली क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। देखिए, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र इसका मुद्रा से कुछ लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र ये दोनों आर्थिक गतिविधियों जिसमें उत्पादन और वितरण शामिल है से संबंधित हैं। तो अर्थशास्त्र क्या होता है कि उत्पादन एवं वितरण संबंधी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के रूप अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र हमारा एक विषय हो गया और अर्थव्यवस्था जब हम किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो हम उसे उस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था जो है एक प्रणाली हो जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे ये भी जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था एक विषय के रूप में पढ़ना क्यों आवश्यक है। Why does economy required as a subject? तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा कि ये चीज आपने कभी महसूस नहीं की होगी, लेकिन अगर आप देखिए तो पृथ्वी पर संसाधनों की मात्रा सीमित है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है ना संसाधन असीमित है। हमारे खनिज हो, चाहे हवा हो, चाहे लकड़ी हो। हाँ, ये बात अलग है कि संसाधन बार बार रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो बार बार प्रोड्यूस नहीं होते। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनके दोबारा प्रोड्यूस होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो इस तरीके से संसाधन हमारे पास सीमित है और इन सीमित संसाधनों का उचित आवंटन करके हमें एक विवेकपूर्ण दोहन करना है और इस विवेकपूर्ण दोहन के माध्यम से उत्पादन करके और इस उत्पादन को न्यायपूर्ण तरीके से वितरित करके हम अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सीमित संसाधनों के होने की वजह से हम अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास संसाधन असीमित होते तो हम इसे एक विषय के रूप में कभी नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज on the earth is limited. Proper exploration and distribution of these limited resources is necessary so that maximum social welfare can be achieved. नेक्स्ट देखते हैं अब अर्थव्यवस्था की शाखाएं। तो अर्थव्यवस्था की दो शाखाएं हैं, आपने भी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी एक आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है, जैसे एक व्यक्ति की आय। एक व्यक्ति की आय का अध्ययन किया है। अगर हम कई सारी आर्थिक इकाइयों का सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक की, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत हम जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम लेते हैं तो हम न्यूज चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये हर जगह कहा जाता है। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी। अब ये हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए कुछ रीजंस हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों कहते हैं। तो इसके कई कारण हैं, जैसे यही कारण इसकी विशेषताएं भी हैं, जैसे कि निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पूंजी का अभाव, लैक ऑफ कैपिटल, व्यापक स्तर पर निर्धनता एवं बेरोजगारी, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन ए लार्ज स्केल, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इनइक्वालिटी, कृषि क्षेत्र की प्रधानता, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, परंपरागत एवं आधुनिक क्षेत्र में अत्यधिक अंतर, एक्सट्रीम डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर, निम्न कल्याण स्तर, लो वेलफेयर लेवल। तो ये सारी जो रीजंस हैं, ये जो विशेषताएं हैं, यही जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती हैं और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं। अब हम इन सभी को विस्तार से समझेंगे
पहले हम टॉपिक पे आते हैं, निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो भारत में लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये कम है। अब पर कैपिटा इनकम कम है, ये कैसे हमने निर्धारित किया? भाई देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब ये लाइन बड़ी है या छोटी, ये मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक मेरे पास तुलना करने के लिए कोई दूसरी लाइन इसके बगल में ना हो। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई ये लाइन जो है ये बड़ी है और ये लाइन छोटी है। ठीक है, तो हमने भी विश्व अर्थव्यवस्थाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना की और तब हमने ये जाना कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारतीयों की जो आय है वो कम है विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, और जो विकासशील अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनकी तुलना में। ठीक है, कई सारे ऐसे इकोनॉमीज हैं जिनकी तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए हमारा निम्न जीवन स्तर है। अब यहां पर एक पॉइंट उठता है, कि जब हम तुलना कर रहे हैं तो हम रुपए में क्या तुलना करेंगे? नहीं, रुपए में तो हम तुलना करेंगे नहीं, हम तुलना करेंगे डॉलर में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना कर पाएंगे और हम ये जान पाएंगे कि हमारी प्रति व्यक्ति आय निम्न कैसे है। अब डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो माध्यम है। ठीक है, विनिमय दर के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला है कि बाजार विनिमय दर। ठीक है, बाजार विनिमय दर डॉलर की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि डॉलर, देखिए डॉलर एक हार्ड करेंसी है। ठीक है, और हार्ड करेंसी है। दूसरा, डॉलर की एक विशेषता यह है कि इसकी स्वीकार्यता, इसकी एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में। मैं अगर ₹1 लेकर फ्रांस जाऊं और मुझे अगर एक टॉफी खरीदनी है तो मुझे नहीं मिलेगी, कोई भी दुकानदार नहीं बेचेगा। लेकिन अगर मेरे पास डॉलर में अगर करेंसी है तो फ्रांस चला जाऊं या विश्व के लगभग किसी भी देश में चला जाऊं, मैं जो खरीदना चाहता हूं, कोई भी सर्विस या फिर कोई भी प्रोडक्ट में खरीदना चाहता हूं, मैं आराम से खरीद सकता हूं। तो इसीलिए जब हम वैश्विक स्तर पर तुलना करते हैं तो हम डॉलर को लेते हैं, और इसके लिए हमें जो है ना डॉलर में रुपए को कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। कन्वर्जन के दो तरीके हैं, एक तो बाजार विनिमय दर है और दूसरा है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गई बाजार विनिमय दर, लिख देते हैं यहां पे मार्केट एक्सचेंज रेट, और दूसरी हो गई क्रय शक्ति समता। क्रय शक्ति समता, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखिए, बाजार विनिमय दर को मैंने आपको बता दिया कि ये डॉलर की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, लेकिन क्रय शक्ति समता पीपीपी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि $1 से अमेरिका में जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, वही सेम वस्तुएं कितने रुपए में भारत में खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। ठीक है, इसका मान वर्तमान में जो चल रहा है लगभग ₹18 के बराबर है। ठीक है, और वर्तमान में बाजार विनिमय दर के हिसाब से $1 बराबर कितना है? $1 बराबर आपका लगभग ₹73 है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो थी ₹1,35,050, और मंथ में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, तो ये लगभग ₹11,254 के आसपास है।
ठीक है। जबकि वर्ष 2018-19 में हमारी प्रति व्यक्ति आय पर मंथ थी 10,534 रुपए। ठीक है, तो इसमें हम 6% से भी ज्यादा की ग्रोथ देख रहे हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं कि जब डॉलर में हम तुलना करने के लिए जब हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, आईएमएफ के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ वर्षों में कैसी रही और आगामी वर्ष के लिए कैसी होगी। तो वर्ष 2018 और 19 के आंकड़ों के अनुसार मार्केट एक्सचेंज रेट पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018 में $2000 और वर्ष 2019 में $2097 पर पर्सन पर ईयर थी। और अभी चूंकि कोरोना लगा और कोरोना की वजह से लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियां बहुत डिस्टर्ब रही, तो इसलिए जो आईएमएफ ने जो अपने आउटलुक, जो अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो उन्होंने अक्टूबर मंथ में जारी किया है, उसमें उन्होंने अगले इकोनॉमिक ईयर के लिए जो एस्टिमेट दिया है वो $1876 पर पर्सन पर ईयर दिया है। अब पीपीपी के अनुसार अगर देख लें तो ये $6,229 पर पर्सन पर ईयर वर्ष 2018 में, और वर्ष 2019 में $6,977 पर पर्सन पर ईयर जो पर पर्सन पर ईयर जो हमारा पर कैपिटा इनकम रही है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा डाटा है, कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि हमारे पिछले 5 वर्षों में लगातार पर कैपिटा इनकम लगातार इंक्रीज कर रहा है, या हमारा पर कैपिटा इनकम लगातार हमारी गिर रही है। तो यहां पर हम अगर ऊपर के आंकड़ों को देखें तो ये हमें आंकड़े दिखा रहे हैं कि यहां पर देखिए 2000 था, 2000 से यहां पर ज्यादा हुआ और यहां पर कम हो गया। इसमें मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है। सेम अगर पीपीपी के आधार पे देखो तो ये 6800 है, 6800 के आसपास है, फिर ये 6900 के आसपास हो गया, और अभी जो एस्टिमेट है 6283 के आसपास जारी किया गया है। अगर वर्ष 2017 में भी हम देखें तो पीपीपी के अनुसार $7200 पर पर्सन पर ईयर हमारा जो है ना भारत का प्रति व्यक्ति आय था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं है, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में काफी कम है। क्योंकि अगर विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो प्रति व्यक्ति आय है $17,760 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। यानी कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे विश्व के जो औसत प्रति व्यक्ति आय है उससे आधे से भी कम है। देखिए हमारा, देखिए कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है करीब 7,000 के आसपास, और विश्व का कितना है, विश्व का है $17,760 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से आधे से भी कम हो गया। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $16,830 पर पर्सन पर ईयर क्या है। तो विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व के एवरेज पर कैपिटा इनकम से देखा जाए तो चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो बस थोड़ी सी ही कम है, जबकि भारत की आधे से भी कम है। ठीक है, इस हिसाब से जो चीजें हैं आप अपने आसपास के पड़ोसी देशों के भी पर कैपिटा इनकम को देख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में जो है ना कई बार क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाते हैं कि आपको तुलना करनी पड़ती है। जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, भूटान की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा है। ठीक है, और पाकिस्तान की तो ऑफकोर्स हमसे कम है, लेकिन भूटान ऐसा देश है, फिर शायद बांग्लादेश भी पर कैपिटा इनकम में एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस हिसाब से अपने आसपास के देशों को भी जो है ना उनकी पर कैपिटा इनकम पिछले विगत वर्षों में उनका क्या रुझान रहा और आगे आने वाले वर्षों के लिए उनका एस्टिमेट कितना दिया गया है, तो इन सब चीजों की भी जानकारी आप नेट से पता कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं, इवन विश्व के औसत पर कैपिटा इनकम से भी आधे से कम है। ठीक है, और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी कम है। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है तो ये नेचुरल है कि हमारा जो जीवन स्तर होगा वो निम्न ही होगा। ठीक है, तो हमने एक पहला पॉइंट जो हमने था कि हमारा पहला पॉइंट था कि निम्न जीवन स्तर हमारा क्यों है, क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय है। इस पॉइंट को हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। अब आगे की स्लाइड्स में हम पूंजी का भाव और व्यापक स्तर पर निर्धनता और जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हम ब्रॉड व्यू में समझेंगे।
तो अगली की क्लास के लिए इंतजार करिए और तब तक के लिए धन्यवाद।